हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदी साहित्य के तृतीय सेमेस्टर में जो भी हमारे साथी हैं, तो उसमें प्रश्न पत्र 303 हिंदी के अन्य गद्य रूप है। तो स्मृति की रेखाओं पर जो हमें असाइनमेंट मिला हुआ है, तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम स्मृति की रेखाओं की बात करें तो ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इससे आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे कि इसमें मैंने दो प्रश्न रखे हुए हैं। एक जो हमारे असाइनमेंट में प्रश्न हमें मिला है और साथ में हमने जो लास्ट ईयर PYQ है वो भी रखा हुआ है कि इससे क्या प्रश्न आया है। तो अगर हम PYQ की बात करें तो PYQ है इसमें कि स्मृति साहित्य की विधागत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए स्मृति की रेखाओं के कथ्य तथा शिल्प पर विचार कीजिए। और जो हमें असाइनमेंट में मिला हुआ है वो है कि स्मृति की रेखाओं के माध्यम से महादेवी वर्मा की गद्य शैली पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए रखा है कि जिससे हमें असाइनमेंट में और साथ ही जो हमारा पेपर होंगे उसमें हमें सहायता हो। अगर हम प्रश्न के प्रारूप की बात करें तो प्रश्न में मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पहला बिंदु है कि महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय होगा। फिर रेखा चित्र विधा का वर्णन होगा, यानी रेखा चित्र का वर्णन होगा। रेखा चित्र विधा क्या है, क्या उसकी मान्यताएं हैं, क्या सबसे पहला कौन सा रहा है, या उस जो रेखा चित्र है उसके पाठ्यक्रम की क्या चर्चा है, उस वो सब देखेंगे। फिर है हमारा लेखक साहित्य परिचय है, यानी जो महादेवी वर्मा का जो साहित्य परिचय है वो देखेंगे। फिर स्मृति की रेखाओं का विवेचन है, यानी इसके कथानक के कथ्य की बात करेंगे। फिर हमारा मुख्य है कि भाषा शैली, और भाषा शैली के बाद हमारा है निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इन मुख्य बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें महादेवी का संक्षिप्त परिचय है। इसमें देखिएगा कि अपनी कविताओं में व्यक्तिक वेदना अनुभूति एवं रहस्यात्मकता के लिए जाने जाने वाली महादेवी वर्मा अपने गद्य साहित्य में सामाजिकता की ओर उन्मुख दिखाई देती हैं, जिसका एक सशक्त प्रमाण उनका गद्य संग्रह स्मृति की रेखाएं है। स्मृति की रेखाओं को कुछ विद्वानों ने संस्मरण विद्या के अंतर्गत रखा है, कुछ ने रेखा चित्र के अंतर्गत, कुछ ने इसे संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा है, तो कुछ ने रेखा चित्रात्मक संस्मरण। चाहे इसकी विधा कुछ भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह गद्य कृति हिंदी गद्य साहित्य की अमूल्य निधि है। दोस्तों, अगर हम महादेवी की बात करें तो अगर हम महादेवी को हम अपने साहित्य में देखें तो उनका मुख्य रूप से जो स्थान है या उनका जो विषय रहा है वो छायावाद के अंदर अपनी कविताओं के लिए वो जानी जाती हैं। जो उनका मुख्य जानकारी है वो यहीं से मिलती है कि छायावाद में उन्होंने जो अपनी वेदनाभूति और जो रहस्यात्मकता की जो कविताएं लिखी हैं उसी से उनका परिचय मिलता है। लेकिन अगर हम उनके गद्य साहित्य की चर्चा करें तो उन्होंने गद्य साहित्य में भी अपनी लेखनी चलाई है, और उसकी जो अमूल्य निधि है वो हम स्मृति की रेखाएं या उनकी और जो रेखा चित्र हैं संस्मरण हैं उनको हम देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने जो महादेवी वर्मा का परिचय दिया है, इसके बाद आप अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं उनके परिचय के बारे में, जिससे आपका जो भी आंसर होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ अपने हिसाब से लिखना है। अब हम रेखा चित्र की बात करेंगे। तो रेखा चित्र की बात करें कि रेखा चित्रों का कथ्य साहित्य की विधा में रेखा चित्र महत्वपूर्ण विधा है। रेखा चित्र विधा के लिए हिंदी में अनेक नाम प्रचलित हैं। इनमें मुख्यतः शब्द चित्र, स्केच और रेखा चित्र का ही नाम आता है। प्रथमतः यह देखना उचित है कि इस विधा की कृति साहित्यकारों ने इस दिशा में क्या रुख अपनाया है। बेनीपुरी ने शब्द चित्र शब्द को इसके लिए प्रयुक्त समझते हुए अनेक बार प्रयोग किया है। यानी जो सबसे पहले अगर हम रेखा चित्र शब्द की बात करें तो बेनीपुरी जी इसके बारे में कहते हैं कि मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं जीवनियां हैं, ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। यानी जो रेखा चित्र है उसकी परिभाषा देते हुए या उसका व्याख्यान करते हुए बेनीपुरी जी कहते हैं कि मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं जीवनियां हैं, ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। बेनीपुरी जी ने 1946 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था और उस समय तक यह विधा अप्रचलित थी। आगे चलकर भी उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया है। यानी अगर रेखा चित्र की बात करें तो बेनीपुरी जी ने इसमें काफी योगदान दिया है अपना। अगर उनके साहित्य में हम देखें तो उनकी जो अमूल्य निधि है रेखा चित्र की वो है कि माटी की मूर्तें, जो आपने पढ़ी भी होगी। और हम आगे देखें
कि रेखा चित्र केवल कथा मात्र नहीं होते, बल्कि रेखा चित्र के माध्यम से रेखा चित्रकार जीवन का स्वरूप, समस्याएं, शोषण आदि की अभिव्यक्ति करता है। यानी रेखा चित्र के में क्या तथ्य होता है, यानी उसका कथानक कैसा होता है, उसकी भावगत विशेषताएं क्या होती हैं, तो उसी कड़ी में बताया गया है कि रेखा चित्र केवल कथा मात्र नहीं होते, बल्कि रेखा चित्र के माध्यम से रेखा चित्रकार जीवन का स्वरूप, समस्याएं, शोषण आदि की अभिव्यक्ति करता है। रेखा चित्र का जीवन के किसी एक अथवा अनेक अंगों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। कभी कभी रेखा चित्रकार दूसरों की अनुभूतियों का अनुसरण करता है अथवा स्वयं सुख दुख को महसूस करता है। जीवन के साधारण और असाधारण घटनाओं, कार्य, व्यापारों का उस पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे किसी न किसी रूप में रेखा चित्रकार उद्घाटित करता रहता है। रेखा चित्र में विशिष्ट विचार खुद ब खुद आ जाते हैं। रेखा चित्र विधा में तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेखा चित्र की महानता, सफलता, असफलता उसके कथ्य पर निर्भर करती है। यानी रेखा चित्र में इसमें हमने देखा कि रेखा चित्र की अगर हम बात करें तो अगर उसकी महानता है, अगर उसकी सफलता और असफलता के विषय में अगर कुछ आएगा तो उसके कथ्य पर निर्भर होगा, यानी उसमें जो कथा कही गई है वो किस प्रकार की है। आगे डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने अपने काव्य शास्त्र में शब्द चित्र के उद्देश्य के विषय में लिखा है। यानी डॉक्टर भागीरथ के मिश्र के शब्दों में हम देखेंगे तो उन्होंने रेखा चित्र के बारे में क्या कहा है कि शब्द चित्र का प्रमुख उद्देश्य चरित्र की सजीवता से स्पष्ट करके हृदय परिष्कार, धारणा परिवर्तन, उदारता का विकास, लोक हृदय का निर्माण, न्याय के प्रति जागरूकता, चेतना, दुखियों के प्रति करुणा आदि के भाव जागृत करता है। यानी अगर हम डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी के बारे में बात करें तो उन्होंने रेखा चित्र को व्याख्यात करते हुए लिखा है कि शब्द चित्र का प्रमुख उद्देश्य। दोस्तों, ये शब्द चित्र शब्द प्रयोग हुआ है, ये रेखा चित्र का ही पर्याय माना जाता है। यानी शब्द चित्र और रेखा चित्र ये दोनों एक ही जो विधा है वो एक ही को दर्शाते हैं। कि शब्द चित्र का प्रमुख उद्देश्य चरित्र की सजीवता से स्पष्ट करके हृदय परिष्कार, धारणा परिवर्तन, उदारता का विकास, लोक हृदय का निर्माण, न्याय के प्रति जागरूकता, चेतना, दुखियों के प्रति करुणा आदि के भाव जागृत करता है। इस प्रकार प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण जीवन का आदर्श स्थापित करना और जीवन के वास्तविक रूपों और अनुभवों में रस लेना शब्द चित्र का मुख्य उद्देश्य है। प्राय सभी लेखक किसी न किसी रूप में अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर देते हैं। किसी का उद्देश्य आत्मतोष की उपलब्धि करना चाहता है तो कोई योगिन परिस्थितियों की झांकी प्रस्तुत करना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जो रेखा चित्र है उसका वर्णन किया है। अब हम आगे आते हैं महादेवी जी पर। तो महादेवी वर्मा के विविध रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार में विशेष उद्देश्य या जीवन दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। यानी यहाँ पर महादेवी वर्मा ने जो भी रेखा चित्र लिखे हुए हैं उन्हीं में है कि अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं है, पथ के साथी है, मेरा परिवार है। इन सभी में उन्होंने रेखा चित्र के माध्यम विधायक का जो वर्णन किया है वो इन्हीं के माध्यम से किया है। इन कृतियों में मुख्यतः उन्होंने अपने जीवन स्मृतियों को ही अनुष्ठित करने का प्रयास किया है। स्वाभाविक ही है कि इन चित्रों में महादेवी वर्मा का अपना जीवन भी आ गया है। मुझे तो यह कहना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि महादेवी ने स्वयं को ही केंद्र में रखा है और उसकी परिक्रमा परिधि में जो व्यक्तित्व सहज ही आ पड़े हैं उनका अंकन उन्होंने उसमें रुचि लेकर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो महादेवी जी वर्मा जी के जो प्रमुख रेखा चित्र हैं उनकी हमने चर्चा की है। अब हम आते हैं अपने स्मृति की रेखाओं पर। यहाँ पर हम स्मृति की रेखाओं का तथ्य क्या है उसकी हम बात करेंगे। यानी उन्होंने इसमें कौन से कथानक लिए हुए हैं। तो महादेवी वर्मा के स्मृति रेखाओं में 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें जो स्मृति की रेखा है इसमें उन्होंने 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिए हुए हैं। यानी 7 शीर्षक इसमें लिए हुए हैं जिनके शीर्षक क्रमशः भक्तिन, चीनी फेरीवाला, धनिया और जंगिया, मुन्नी की माई, ठकुरी बाबा, बिबिया और गुंगिया हैं। यह रेखा चित्र प्रपीड़ित एवं उपेक्षित मानवता के प्रति सहानुभूति का संदेश है। समाज के परम उपेक्षित एवं दलित वर्ग के पात्र ही इन रेखा चित्रों की कड़ियां हैं। यानी दोस्तों, उन्होंने जो स्मृति की रेखाओं में जो शीर्षक लिए हुए हैं इनमें जो भी पात्र लिए हुए हैं ये वो पात्र हैं जो समाज से उपेक्षित हैं और जो ज्यादातर दलित वर्ग से संबंध रखते हैं। यानी ये उस समाज से हैं जिनमें जो समाज के पिछड़े वर्ग में आते हैं, यानी जो समाज के बिल्कुल कटे हुए हिस्से हैं। इस विषय पर दृष्टि करते हुए अमृतलाल नागर कहते हैं कि
उन्होंने अधिकांश में उन व्यक्तियों के संस्मरण दिए हैं जो करुणा और भावना और सहज मानवता के स्रोत हैं, जो बिना कान पूंछ हिलाए गऊ के समान सब अत्याचार सहन कर लेते हैं। और दोस्तों अमृतलाल नागर की बात करें तो उन्होंने इस पर विचार करते हुए कहा है कि उन्होंने पात्रों के बारे में अमृतलाल नागर कहते हैं कि स्मृति रेखाओं में अगर हम पात्रों की बात करें तो उन्होंने उन्हीं पात्रों को लिया है जो बिना कान पूंछ हिलाए गऊ के समान सब अत्याचार सहन कर लेते हैं। लेखिका ने इन्हीं उपेक्षित तत्वों के साथ निकटता जनित संबंध स्थापित किया है, इनके निम्न से निम्न व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। महादेवी ने उनके दिल की बात सुनी और उन्हीं का करुण काव्य इन रेखा चित्रों में विसर्जित किया है। इन पात्रों का चित्रित जीवन प्रमाणिक है क्योंकि महादेवी उनके संपर्क में रही हैं या उनके साथ जो जीवन जिया है उसी का उन्होंने चित्रण किया है। कल्पना भी यथार्थ एवं सत्य पर टिकी प्रतीत होती है। अगर दोस्तों हम बात करें स्मृति की रेखाओं की तो महादेवी वर्मा ने जो भी शीर्षक लिए हैं, जो भी पात्र लिए हुए हैं, अगर हम इन पात्रों की बात करें तो ये ज्यादातर पात्र वही हैं जिनके जीवन से महादेवी वर्मा ने स्वयं जीवन जिया है, यानी उन्होंने ये सब अनुभूत किया हुआ है, उसके बाद ही लिखा हुआ है। वस्तुतः महादेवी वर्मा के ये चित्र एक व्यापक सांस्कृतिक जागरण के परिणाम है, राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की देन है और युग चेतना के फल हैं। स्मृति की रेखाएं मन को झकझोर देती हैं। जीवन की असंगतियों एवं विसंगतियों में घुटते हुए इन मानवीय चरित्रों की दुख गाथा भारतीय जीवन की दयनीय परिस्थितियों की बड़ी कारुणिक एवं हृदय स्पर्शी झांकी प्रस्तुत करती है। इन समस्त चित्रों का आधार है शिक्षा, स्नेह और करुणा की भावना, जो इनके व्यक्तित्व को निखारते हैं। नारी की दीनता पुरुष से अधिक है। चीनी फेरी वाले भाई जंगलिया धनिया में भी दीनता है, किंतु उनमें दुर्बलता के रहते हुए भी दृढ़ता, उत्साहपूर्ण शक्ति और आत्मगौरव है। किंतु प्रस्तुत है सकलन के नारी पात्रों के हृदय की स्वाभाविक दुर्बलता लेखिका को अधिक अनुभूत करती है। उनकी भावनाओं की कोमलता अत्यंत सूक्ष्म एवं संवेदनशील है। उनकी विपरीत और विरोधी भावनाएं उनकी गरिमा और गरिमा की दीनता में व्यवस्था दृष्टिगोचर होने लगती हैं। सभी स्त्री पात्र महादेवी वर्मा की कलम से अमर बन गए हैं। ग्रामीण दैन्य के साथ वहां के सौंदर्य और माधुर्य को भी चित्रित किया है। कल्पवास का चित्रण उनकी कलम रूपी नलिका से अमिट बन गया है, यानी जो ठकरी बाबा जो शीर्षक है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो उन्होंने कल्पवास का एक पर्व है कल्पवास, उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उन्होंने जो चित्रण किया है तो आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा आपको जैसे आप स्वयं उसे देख रहे हैं। लोक जीवन की अनेक परंपराओं, रीत नीतियों का चित्रण संदर्भ आने पर हो गया है, फिर भी भग्न हृदयों का चित्रण ही अधिक हृदयग्राही बन पड़ा है। पुनर्विवाह, विधवा विवाह, आजीविका, शिक्षा, विकलांगता की करुण आज समस्याओं को निरूपित करके पाठक के मन को झकझोरने की शक्ति इनमें है। उनकी समस्या अलग अलग है, अतः उनके पात्र एक जमीन के होते हुए भी एक नहीं लगते और उनका अलग अस्तित्व दिखाई देता है। महादेवी ने स्वीकार किया है कि संसार में अज्ञान की जितनी आवृत्तियां होती हैं उतनी ज्ञान की नहीं। यानी दोस्तों महादेवी वर्मा की ये कोटेशन आप देखना, वो कहती हैं कि संसार में अज्ञान की जितनी आपत्तियां होती हैं उतनी ज्ञान की नहीं, यानी वो अज्ञानता को ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझती हैं। वास्तविकता तो यह है कि सभी रेखाचित्र महादेवी के जीवन के प्रति गहरी संवेदना की आस्था के प्रतीक हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो स्मृति की रेखाएं हैं उसमें क्या खत है, उन्होंने क्या लिया हुआ उसकी बात की है। इसमें भी आप अपने हिसाब से अगर आपने स्मृति रेखाएं पढ़ा हुआ है तो कुछ आपके शब्द होंगे, तो इसमें आप इतना स्पेस है कि आराम से उसे जोड़ सकते हैं अपनी भाषा में। अब हम नेक्स्ट भाषा शैली पर बात करते हैं, क्योंकि भाषा शैली ही हमारा मेन टॉपिक है, तो उसकी हम बात करेंगे। कि स्मृति की रेखाएं ही नहीं अपितु महादेवी के समस्त रेखा चित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की भाषा साधारण व्यवहार का असाधारण गद्य कहला सकती है। ठीक है दोस्तों, इनमें तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। महादेवी कवित्री हैं, अतः उनका यह रूप उनके इस गद्य में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी बोलचाल और आंचलिक शब्दों का प्रयोग के साथ साथ पात्रानुसार भाषा के पूरे वाक्य और कथनों का प्रयोग तक किया गया है। मुहावरों, लोकोक्तियों के शब्दों की आवृत्ति और शब्द युग्मों के प्रयोगों से भाव व्यक्ति को समर्थ बन
सभी प्रयोग इतने सहज और स्वाभाविक हैं कि महादेवी का गद्य एक और साधारण और सुष्ट है, तो साथ ही कहीं कहीं पर वह गद्य काव्य की कोटि तक पहुंच गया है। भाषा की चित्रात्मकता उसका एक विशिष्ट गुण बन गया है। चित्रण चाहे बाह्य हो या आंतरिक, सौंदर्य का वो अपने संपूर्ण रूप में अभिव्यक्त पा रहा है और आधार पात्र का समग्र रूप ही पाठक के सामने तैरता या गतिशील दिखाई पड़ता है। यानी भाषा शैली में उन्होंने यहाँ पे बताया है, अगर आप भाषा शैली देखोगे महादेवी वर्मा के गद्य की, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अति तत्समी भाषा में है या अंग्रेजी ही भाषा के शब्द ज्यादा हैं या उर्दू फारसी है। उन्होंने सबका संतुलन बनाया हुआ है और साथ ही उन्होंने आंचलिक भाषा है उसका भी प्रयोग किया है, क्योंकि जो उनके पात्र हैं वो ग्रामीण पात्र हैं और साथ में जो ग्रामीण पात्र हैं तो साथ में उनकी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया हुआ है। आगे हम देखें तो उन्होंने जो शुद्ध अंग्रेजी के शब्द लिए हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी है, इंस्पेक्टर है, क्लास है, स्विच, बल्ब, गाउन, कोट, फॉरेन, पाउंड, कुली। और हम इन शब्दों को देखें तो उन्होंने अंग्रेजी शब्द भी लिए हैं। अगर हम उर्दू फारसी के शब्दों की बात करें तो मेजपोश, जराइम, पेशा, खरीदयान, स्याही, बाजीगर, अस्तर, तरकारी, आरजी नवीस। और बोलचाल के आंचलिक शब्द इस प्रकार हैं कि कंडे, थापना, रूखा, लट, पपड़ी, वोट, खरखरे, बेडोल, खोचे, लोटे, औंधाकर, आला, कुप्पी। अगर आप गांव से हैं तो आप इन शब्दों को जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सभी आंचलिक शब्द हैं और हमेशा ये ग्रामीण शब्दावली ही है। अब आगे बात करें हम कि पात्रानुसार भाषा और बोलचाल की भाषा के माध्यम से वातावरण का निर्माण करने में और आधार पात्रों की प्रवृत्तियों के चित्रण के लिए इनका प्रयोग किया गया है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, यानी जो पात्र उनके जो भाषा बोलते हैं उसका उन्होंने भी निरूपण किया है। इसमें एक है, ये आप देखना कि हम कुकरी बिलारी न होए, हमारा पुसाई तो हम दूसर के जाव नाए, तो तुम्हारा बच्चों की छाती पे हो रहा गूंजे और राज करब समझे रहो। नेक्स्ट है कि ये कौन बड़ी बात है, रोटी बना जानते हैं, दाल रांध लेते हैं, साग भाजी छांक सकत हैं और बाकी का रहा। यानी और दोस्तों आप इस भाषा की अगर आप देखेंगे तो अगर आप प्रयागराज या अवध प्रांत से होंगे तो ये भाषा आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये आंचलिक भाषा है और ये अवध प्रांत और जो काशी है और काशी से पीछे जो प्रयागराज है उसी क्षेत्र की भाषा है। सिस्तर के वास्ते है कि लाता है, भूत वेस्ट सब सेल हो गया, हम इसको पॉकेट में छिपा के लाता है, अस्सा है माँ कुछ तकलीफ नहीं। महादेवी ने अपने पात्रों के साथ जीवन जिया है, अतः उनकी परेशानियों, समस्याओं, संघर्षों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अनेक वाक्य उनकी हृदय की गहराई से निकलते हैं। भावावेश के क्षणों में इस प्रकार के प्रयोग उनके गद्य में चारों ओर बिखरे मिलते हैं, जिन्हें उनकी गद्य के मोती या सूक्तियां कहा जा सकता है। अगर दोस्तों मैंने ये बात पहले ही बताई आपको कि अगर स्मृति की रेखाएं आप देखोगे तो उनमें जो भी पात्र उन्होंने लिए हुए हैं उनके साथ महादेवी वर्मा जी ने जीवन जिया है, यानी उनके साथ वो रही हैं, उनसे बातचीत की है, उनके साथ उनके अनुभव हैं, तो उनकी वो परेशानियां, समस्याएं सब जानती हैं, तो उन्होंने उनका निरूपण उनकी भाषा में ही किया है। और ये प्रकार से सही भी है, क्योंकि लेखक अगर पात्र की भाषा है यानी जो भी अपना तथ्य कहना चाह रहा है और वो उसी रूप में कहे तो वो ज्यादा ही सराहनीय होता है। इनकी स्वनिर्मित सूक्तियां मार्मिक, सार गर्भित, सौंदर्य और रसात्मकता लाने में सफल हुई हैं। अगर डॉक्टर सूर्य नारायण दीक्षित जी कहते हैं, अगर डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं, वो कहते हैं कि उनके सूक्त कथन पृथक भाष्य की अपेक्षा रखते हैं, आर्ष वाक्य की भांति वह सूत्रबद्ध विचार प्रकट करती हैं, जिनकी स्पष्ट व्याख्या के लिए पर्याप्त अवकाश चाहिए। विषय के दार्शनिक होने पर सूक्तियों का अधिक प्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। यानी अगर उनकी सूक्तियों की बात करें तो उन्होंने जो कही हुई हैं तो उनकी बात करें तो पहली है कि जो कथाएं हृदय का बांध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती हैं वे प्राय करुण होती हैं और करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। अगर आप फिर से आप पढ़ें तो देखना कि जो कथाएं हृदय का बांध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती हैं वे प्राय करुण होती हैं और करुण की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है।
अगर हम दूसरे सूक्ति की बात करें तो वो है कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक सी हैं, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठा पूर्वक कर सकता है और किसी का छिपा कर। नेक्स्ट है, मनुष्य ने मनुष्य के प्रति अपने दुर्व्यवहार को इतना स्वाभाविक बना लिया है कि उसका अभाव विस्मय उत्पन्न करता है और उपस्थिति साधारण लगती है। दोस्तों ये जितनी भी सूक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा जी के स्वयं के शब्द हैं, यानी स्वयं के विचार हैं। नेक्स्ट है कि दरिद्र और असंख्य अभावों से भरे ग्रामों में ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव की स्थिति स्वाभाविक ही रहती है। नेक्स्ट है कि निर्धन और मातृहीन बालिकाओं को बड़े होते देर नहीं लगती, आवश्यकता और स्वभाव दोनों मिलाकर समय की कमी पूरी करके उन्हें असमय ही विशेष समझदार बना देते हैं। दोस्तों अगर आप इस सूक्ति की बात करेंगे तो इसे आप जरा फिर से देखिएगा कि निर्धन और मातृहीन बालिकाएं, यानी जो ये गांव के परिवेश की स्टोरी है, तो उसी में के जो निर्धन है यानी जो गरीब हैं और जिनकी माता नहीं है, जो अगर बालिकाएं हैं, बच्ची हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो वो जल्दी ही अपने समय के से पहले ही जल्दी इतनी समझदार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ही अपना घर बार संभालना होता है। तो उसी के संदर्भ में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि निर्धन और मातृहीन बालिकाओं को बड़े होते देर नहीं लगती, आवश्यकता और स्वभाव दोनों मिलाकर समय की कमी पूरी करके उन्हें असमय ही विशेष समझदार बना देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाओं में उत्कृष्ट गद्य शैली का भी दर्शन प्रस्तुत किया है। उन्होंने शब्दों के सटीक प्रयोग में भी अत्यंत कुशल चित्रकार रही हैं। किन रेखाओं में ध्यातव्य है, यानी इनके स्मृति की रेखाओं में यह ध्यातव्य है। दोस्तों यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे जो ये शब्द आगे पीछे हो गए हैं, ये दरअसल जब वर्ड की फाइल से पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो जो फॉन्ट चेंज होता है, तो ये उसी की वजह से है। तो इसे आप देख लेना कि स्मृति की रेखाओं में ध्यातव्य है कि महादेवी वर्मा कवित्री होने के साथ किन रंगों को डाला जाए यह उन्हें खूब मालूम है। चित्र को रंगीन बनाने में भी अपनी कलात्मक प्रतिभा का उपयोग करती हैं तथा बिंबात्मक बनाने में अलंकार का। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो स्मृति की रेखाओं में उन्होंने गद्य शैली का प्रयोग किया हुआ, यानी उनकी जो भाषा शैली है वो किस प्रकार की है। अब हम अंत में निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष है, अंत में स्मृति की रेखाओं में चित्रित पात्र समाज के परम उपेक्षित हैं। सारे पात्र निम्न वर्ग के हैं। उनकी करुण गाथा लेखिका ने व्यक्त की है। नारी भी उपेक्षित एवं पीड़ित है। समाज की नारी रूढ़ियां परंपरा से ग्रस्त हैं, जिससे नारी अधिक प्रताड़ित है। सारे पात्रों को पढ़ने के बाद उनके प्रति संवेदना करुणा निर्माण होती है, उनके प्रति सहानुभूति जाग उठती है। समाज में बेटी के साथ भेदाभेद किया जाता है। प्रत्येक पात्र का चित्र महादेवी ने अत्यंत सहजता एवं मार्मिकता से अंकित किया है। पात्रों के चरित्र अंकन की बाह्य रेखाएं स्पष्ट करने के साथ साथ उनके गुणों तथा स्वभाव आदि का भी अंकन किया है। पात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र के अंकन के साथ महादेवी ने उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थितियों तथा विचारों का भी अंकन किया है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। साथ ही अगर आप इसमें अगर अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं जिससे आपका उत्तर उसमें मौलिक लगे, आपका प्रश्न सबसे अलग लगे, तो उसमें हर जगह मैंने स्पेस दिया हुआ है जहां से आप अपना कुछ अलग ऐड डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राधे अकेडमी का लिंक मिल जाएगा। तो उसी टेलीग्राम चैनल पे ये वीडियो के बाद जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी, वहीं से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।